Evening, everyone, and welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box. Yeah, am I audible and visible too? हाँ जी. Evening, everyone. Evening, everyone. सब sorted? सब fine? आवाज आ रही है? Audio, visible, सब sorted? Right? चलिए ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन एंड आज के सेशन में ना वी बी सॉल्विंग अराउंड 40 45 और 50 ऑड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अराउंड 40 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट. चलो ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज The first question which we have is that money will be introduced in state legislature with consent of whom? मनी बिल किसके कंसेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होगा? ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी सीएम, सी फाइनेंस मिनिस्टर या डी गवर्नर? हाँ जी, करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नर. चलो आगे बढ़ते हैं. द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय हूम? चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी गवर्नर या डी नन? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट. द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नर. ठीक है. चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट हमेशा गवर्नर करेंगे जैसे पीएम को प्रेसिडेंट करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. Now, the third question which we have is that who has the right to transfer case anywhere in India? कंट्री में कहीं पे भी केस ट्रांसफर करने का राइट किसके पास है? ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट या डी अटॉर्नी जनरल? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट. थर्ड का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कंट्री में कहीं पे भी केस ट्रांसफर करने की जब पावर की बात करते हैं ना, तो वो पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज फर्स्ट वुमेन्स चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? इनमें से किस स्टेट में कंट्री की पहली चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी? ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी बिहार या डी राजस्थान? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में? द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश. बेटा राबड़ी देवी बहुत बाद में आके चीफ मिनिस्टर बनी थी. करेक्ट नंबर, इट वाज सुचेता कृपलानी जी who was appointed as the chief minister of UP around 1964-65. ठीक है. So the correct answer over here was option B, that is उत्तर प्रदेश. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next one. Now, the next one which we have is that ordinance of governor has to be passed by assembly within how much amount of time? गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको असेंबली में कितने टाइम में पास हो जाना चाहिए? ए 4 वीक्स, बी 6 वीक्स, सी 8 वीक्स या डी 12 वीक्स? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6 वीक्स. किसी भी ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है, बी इट द ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, वो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स तक ही आपका वैलिड रह सकता है. ठीक है. 6 months and 6 weeks. ठीक है.
तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 6 वीक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क कैन बी सीन अंडर विच पर्टिकुलर आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्क किस आर्टिकल के अंडर दिखता है हमें? ए 41, बी आर्टिकल 42, सी आर्टिकल 43 या डी आर्टिकल 45? पक्का? The correct answer is option A, that is Article 41. Article 41 basically refers to right to work. ठीक है, सो डीपीएसपी में आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट विशेस? मतलब हु होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? ए सीजेआई, बी इलेक्शन कमिश्नर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डी गवर्नर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन सेवेंथ? करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नर। गवर्नर इज समथिंग जो कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे या प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। सीजीआई इंपीचमेंट, इलेक्शन कमिश्नर इंपीचमेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा खुद एक रेजोल्यूशन पास करके उनको रिमूव करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नर। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी को डिफाइन करता है? ए 166, बी 167, सी 169 या डी 171? हाँ जी, विच आर्टिकल डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? The correct answer is option B, that is article 167. ठीक है, आर्टिकल 167 बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स पे वो सारी ड्यूटीज इंपोज करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर के पास हो। ठीक है, गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हाउस में कुछ भी चीज हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर के पास हो। तो ये सारी जो ड्यूटीज है ना एक चीफ मिनिस्टर की, वो हमारे आर्टिकल 167 में दी हुई है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। Let's look at the next one. The next question is, total number of the members of Legislative Council can in no case be less than how much? A 30, B 40, C 50 या D no number is fixed? Legislative Council जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद की मिनिमम मेंबरशिप कहां तक जा सकती है? The minimum membership of the Legislative Council can in no case be less than 40. ठीक है, जो मैक्सिमम साइज रखी गई है एक आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसके लिए यह है कि वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से ज्यादा नहीं हो सकती। और जो मिनिमम नंबर रखा गया है ना, वो रखा गया है 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वानी, दैट पर्टिकुलर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर विधानसभा, वो विधानसभा के लिए जो 60 वाला आप कह रहे हैं। ठीक है, चल let's move to the next one. The next question is, the cabinet mission to India was headed by whom? कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, वो हेड कौन कर रहे थे? ए स्टैफर्ड क्रिप्स, बी एवी अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या डी सर ह्यू गेट्सकिल? The correct answer is option C, that is Lord Pethick Lawrence was the chairman of the cabinet commission, and the other two members of the cabinet commission included Stafford Cripps and A.V. Alexander. A.V. Alexander और स्टैफर्ड क्रिप्स उस कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट थे। ठीक है, बट उसके जो चेयरपर्सन थे ना उस कैबिनेट मिशन के, जो उसको हेड कर रहे थे ना, वो आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। So the Unacademy free learning festival is going on. ठीक है, you can get free Unacademy platform subscription for the next 7 days. Offer valid है 6 से 9 तक। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी। You can use that link and you can register and you can gain subscription by using the code SOMIL live. ठीक है, और 9th of May तक ये ऑफर वैलिड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, the next question is, the Constituent Assembly for Undivided India
फर्स्ट मेट ऑन विच डेट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? ए 6 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 20 फरवरी 1947 या डी 3 जून 1947? What's the correct answer in question number 11th? Correct. The correct answer is option B, 9th of December 1946. ये हमारी फर्स्ट सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज? स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर की तरह कौन काम करता है? ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डी प्रेसिडेंट? स्टेट यूनिवर्सिटीज की चांसलर्स की तरह कौन एक्ट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नर. ठीक है, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर की तरह आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है ना, वहां पे चांसलर की तरह गवर्नर एक्ट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन which you have is, the state legislative assembly do not participate in the election of what? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इनमें से किस चीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी राज्यसभा मेंबर्स या डी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बन जाता है. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा या विधायक हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी. चलो आगे बढ़ते. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज हाउ मच? ए टू बी नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60, B to be not more than 500 and not less than 60, but an exception is recognized in the case of one state which has only 32 seats. C to be not more than 600 and not less than 500 या D varies from Vidhan Sabha to Vidhan Sabha? क्या करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 14 का? जल्दी बताइए. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? अच्छा, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वो कौन सा स्टेट है जहां पे 32 सीट्स है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली, कि विधानसभा की सीट्स ना 60 से 500 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, बट देयर इज वन पर्टिकुलर स्टेट जिसके लिए 32 सीट्स का प्रोविजन है. करेक्ट, दैट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम. सिक्किम को आर्टिकल 371 एफ के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी विधानसभा की जो मिनिमम सीट्स है ना, दैट इज 32. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हाउ मच? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप कितनी होती है? ए शैल नॉट बी मोर देन मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, बी शैल नॉट बी लेस देन 40, सी शैल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा या डी बोथ ए एंड बी? क्या करेक्ट आंसर है भाई यहां पर? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ, दीवाने खास में स्वयं अबू फजल आए हैं आज हमारे पास पढ़ने के लिए. हाँ जी, तो द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट बी मोर देन द मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड शैल नॉट बी लेस देन 40, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी. मैंने ही सिखाया आंसर करना, तुम लोग चक्कर में पड़ जाते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, the next question is, regarding the enactment of an ordinary bill, the state legislative council can do what? ठीक है, regarding the enactment of ordinary law, the state legislative council A has to agree to the bill, B may delay it for maximum period of 4 months, C may disagree to its provision, in which case a joint sitting is called, and D has nothing to do. देखो, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है, एंड ये करेक्शन सब लोग देख लें, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है दैट एग्जिस्ट्स ओनली फॉर द केस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है,
जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है दैट इज एग्जिस्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इन केस ऑफ पार्लियामेंट। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर टसल है ना या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है तब जॉइंट सिटिंग आ सकती है। स्टेट के बाइकैमरल स्ट्रक्चर में उतनी पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम एक बिल को 4 महीने तक डिले करके रख सकता है अपने पास, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उसके 4 महीने जैसे ही खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को जैसे पास करेगा उस बिल को पास मान लिया जाएगा। तो देखो काउंसिल्स ना एक कोई बहुत परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है आपके लेजिस्लेचर का एट द स्टेट लेवल। वैसे भी कुल 6 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं और वो भी लोगों का पॉलिटिकल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है कि विधायक का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो विधान परिषद में भिजवा दीजिए। ठीक है, तो द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल may delay it for maximum period of 4 months only. ठीक है, so the correct answer is option B. रिवीजन करके नहीं आए ना, रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन कर नहीं रहे हैं तो कैसे सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय whom? यूनियन टेरिटरीज कौन एडमिनिस्टर करता है? ए पार्लियामेंट, बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्टर्ड अपॉइंटेड बाय हिम, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, या डी प्राइम मिनिस्टर। इजी सवाल का प्रश्न देखकर मतलब बताइए ऐसे खुश हो रहे हैं, डिफिकल्ट सवाल गलत हो गया था ना, रिवीजन करिए। यूनियन टेरिटरीज आर बेसिकली एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, जिनको हम गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं एज द केस में बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड इन विच ईयर? पहले जनरल इलेक्शंस इंडिया में कब हेल्ड हुए थे? 1949, बी 1950, सी 1951, या डी 1947? So the first general elections were actually conducted in our country in 1951. Basically अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक का वो पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड इन 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, नॉट कमीशन, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, can be removed from the office by whom? A. Only by the governor. B. In the same manner and on the same grounds as a judge of Supreme Court. हाँ नमरा तब साइमल्टेनियसली हुए थे। ठीक है, ओनली बाय द गवर्नर, बी इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट, या डी इन द सेम मैनर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 19 का? अरे अबू फजल आप जवाब नहीं दिए, कहां चले गए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर रिमूव्ड बाय द गवर्नर। अब ये गवर्नर रिमूव करते कैसे? देखो रिमूव गवर्नर ही करेंगे। जब भी किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर, ठीक है, जब भी किसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट जाती है ना गवर्नर के पास ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की, तो गवर्नर उस कंप्लेंट को एक सिटिंग या रिटायर्ड, एक सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को रेफर करते एंड फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नर रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल ना दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू इंपीचमेंट वाला प्रोसीजर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली बाय द गवर्नर। क्लियर है? आया आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एट द एपेक्स ऑफ द 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज? पंचायती राज का जो 3 tier सिस्टम है उसमें टॉप पे कौन सी अथॉरिटी है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद, या डी पंचायत समिति। टॉप पे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज में टॉप पे कौन सी अथॉरिटी है? तो टॉप पे बेटा होती है जिला परिषद, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, देन योर ग्राम सभा के ही पार्ट है ग्राम पंचायत, एंड सबसे टॉप पे जो इस 3 tier सिस्टम में आता है ना वो आपका जिला परिषद होता है। ठीक है,
चलिए, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, आप जिले के लेवल पे पहुंच चुके हो, तो दैट इज एट द टॉप इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो और नोट्स ढूंढ रहे हो, सो यू कैन गो अप टू द अनअकैडमी स्टोर एंड गेट द प्रीमियम कैप्सूल ऑफ द नोट्स। इसका जो ऑफर प्राइस है वो 9999 है, एंड बाय यूजिंग द कोड सॉमिल लाइव और टाइटन लाइव, दोनों में से किसी भी कोड को आप यूज करके यू कैन अवेल एडिशनल डिस्काउंट एज वेल। अब प्रीमियम कैप्सूल में you'll गेट द प्रिंटेड नोट्स एंड द पैक ऑफ 50 मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स आपके पास कॉपी पहुंचेगी। सिमिलरली द सेकंड काइंड ऑफ कैप्सूल विच इज देयर ऑफ नोट्स इज, इट इज डिजिटल नोट्स का स्टैंडर्ड कैप्सूल। यहाँ पे आपको डिजिटल नोट्स, डिजिटल मॉक्स मिलेंगे। इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 64999, एंड यू कैन यूज द कोड सॉमिल लाइव और टाइटन 5 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर इज पंचायती राज हैज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट विच वन? किस अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज सिस्टम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था? A42, सॉरी A72, B73, C74 या D75? Correct. It was option B. That is the 73rd Constitution Amendment Act of 1992 gave constitutional status to पंचायती राज। और म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहां से मिला? तो वो 74th अमेंडमेंट एक्ट से मिला। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी, दैट इज 73rd। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, B can be amended only with state ratification, C cannot be amended, or D can be amended by 2/3 majority, that is special majority। कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन किस तरीके से अमेंड हो सकता है? देखो, द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, दैट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय 2/3 मेजॉरिटी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पोर्शन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड हो सकता है। ठीक है, बहुत ही माइनर पोर्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो। जैसे पार्ट 1 का प्रोविजन है, उसके इंसिडेंटल मैटर्स हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ पोर्शंस हैं, उसमें अमेंडमेंट है, तो वो चीज सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती है। अदर देन दैट, द मेजर चंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one is, if India decides to have a presidential form of government, the first and foremost amendment has to be made affecting what? अगर इंडिया कल को प्रेसिडेंशियल मॉडल पे जाने की डिसाइड कर लेता है, डिसीजन ले लेता है, तो सबसे पहला अमेंडमेंट किस चीज में आपको करना होगा? ए सिस्टम ऑफ जुडिशरी, बी कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, सी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, या डी प्रोविजंस पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट, करेक्ट। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो हमें करना होगा ना, सबसे पहला चेंज जो हमें करना होगा वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप में करना होगा। दैट इज, हमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट? इसमें से किस, ठीक है, इसमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट के अंडर फ्लोर क्रॉसिंग को बैन कर दिया था? A42, B44, C51 या D52? करेक्ट, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। देखो, फ्लोर क्रॉसिंग है क्या? फ्लोर क्रॉसिंग इज नथिंग बट डिफेक्शन, है ना? डिफेक्शन की ही बात है वो। तो डिफेक्शन कब से बैन किया हमने? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज whom? Is who actually? A चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी डिफेंस मिनिस्टर? हाँ जी, कौन है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस?
Correct. The supreme commander of the armed forces of our country is actually the president of India. ठीक है, करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 reduced the number of states in the country from 27 to what exactly? A 14, B 15, C 18 या D 19? 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जो पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, उससे स्टेट्स का नंबर 27 से रिड्यूस करके क्या कर दिया गया था? करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 14। ठीक है, 27 स्टेट्स को कन्वर्ट करके 14 स्टेट्स बना दिया गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a constitutional emergency declared by the president has to be approved by the union parliament within how much amount of time? प्रेसिडेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंपोज की है, पार्लियामेंट को उसको कितने टाइम पीरियड में अप्रूव करना है? ए 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 6 मंथ या डी 1 ईयर? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 मंथ्स। जब भी आर्टिकल 356 की इमरजेंसी जो लगी है ना, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने के अंदर अप्रूव करनी पड़ती है पार्लियामेंट को इस इमरजेंसी को। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर व्हाट काइंड ऑफ सिटीजनशिप? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके की सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है? ए सिंगल सिटीजनशिप, बी डुअल सिटीजनशिप, सी बोथ ऑफ देम या डी नाइदर? Yes, the correct answer is that the Indian Constitution provides for single citizenship. ठीक है, हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप ही सिर्फ एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस टू whom? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं? ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी प्राइम मिनिस्टर? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाय whom? इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम कौन बदल सकता है? ए द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बी द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, सी द यूनियन पार्लियामेंट या डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्टेट का नाम कौन बदलेगा? स्टेट का नाम बदलेगा बेटा यूनियन पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 के अंडर, है ना? और आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है। ठीक है, so the authority or the entity who is authorized to change the name of an Indian state is actually Union Parliament. ठीक है, करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following qualifications is not essential for election as president of India? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बी नॉट लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, सी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा एंड डी अ मेंबर ऑफ लोकसभा? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट, द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द पर्सन हु वांट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ना, दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो मेंबर हो। ठीक है, मेंबर होना जरूरी नहीं है, मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सी चीज एक फंडामेंटल राइट नहीं है? ए राइट टू स्ट्राइक, बी राइट टू इक्वालिटी, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज?
व्हाट्स द करेक्ट आंसर? Correct. The correct answer is option A, that is right to strike. Right to strike is not a fundamental right. Rest of the three, these are basically one of the fundamental rights which is given to us by part 3. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next one. The next one is, which one of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कौन सा कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है? ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, या डी ऑल कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है यहां पर? करेक्ट, करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द कोर्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. वानी, अगर ए बी दोनों का ऑप्शन होता तो हम दोनों लगाते, बट फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की पावर 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, या 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की पावर है. हाई कोर्ट 226 में एफआर और अदर मैटर्स दोनों को देख सकता है. तो बोथ ए बी का अगर ऑप्शन है तो बोथ ए बी लगाएंगे, वरना द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच यू विल हैव इज बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलो. हाँ, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं ये भी तो कह रहा हूं ना, 226 में एफआर की पावर भी है और बाकी पर्पसेस की भी पावर है. तो अगर दोनों का ऑप्शन आ जाता है बोथ ए एंड बी, तब आप बोथ ए एंड बी लगा दो. वरना अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में, देन यू विल गो विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? ए 1951, बी 52, सी 53, या डी 1950? Correct. The correct answer is option A, that is 1951. The first Constitution Amendment Act was passed in the year 1951, जिससे हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया था वो था एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और भी बहुत से अमेंडमेंट हुए थे, बट 9th शेड्यूल की वजह से इसको ज्यादा याद रखा जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए, दैट इज 1951. चलिए आगे बढ़ते. The next question is, the President of India is the what? A, head of the state, B, head of the government, C, head of the state as well as government, D, uncrowned monarch of the republic. क्या करेक्ट आंसर है भाई 35th का? रोमेश थापर आर्टिकल 19 से रिलेटेड था बेटा, 19 और 21 से रिलेटेड था वो केस. The correct answer of option 30, question 35 is option A, that the President of India is actually head of the state. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. So the next question which we have is who was the third president of the Indian Republic? इंडियन रिपब्लिक के तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे? ए, नीलम संजीवा रेड्डी, बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी, वीवी गिरी साहब, या डी, फखरुद्दीन अली अहमद? क्या करेक्ट आंसर है? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. ठीक है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. इनकी प्रेसिडेंट रहते रहते डेथ हो गई थी. वीवी गिरी साहब 69 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने थे जब कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हुए थे. फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब प्रेसिडेंट थे आपके इमरजेंसी के टाइम पे. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस who among the following held office as president of India for 2 consecutive terms? दो लगातार टर्म्स के लिए कौन हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट रह चुका है? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, वीवी गिरी साहब, या डी, बोथ ए एंड बी? लगातार 2 टर्म्स के लिए कौन प्रेसिडेंट रहा है हमारी कंट्री का?
लगातार 2 टर्म्स के लिए हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट सिर्फ राजेंद्र बाबू रहे हैं भाई। ठीक है, लगातार सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने 1 टर्म किया था। ठीक है, वीवी गिरी साहब का भी सिंगल टर्म था। इट वॉज डॉक्टर राजेंद्र बाबू, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु रिमेन्ड प्रेसिडेंट फॉर आवर कंट्री फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स। बेटा वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे स्वेच्छा, और वो प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, अगर आप कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट की बात करोगे ना, कि राधा मतलब राजेंद्र प्रसाद साहब के बाद प्रेसिडेंट कौन बना, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, बट वो एक ही टर्म के लिए बने। ठीक है, तो 2 टर्म सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद साहब का था। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट गवर्नर्स आर व्हाट एग्जैक्टली? ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर स्टेट, बी नॉमिनीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, सी इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, या डी इलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38? क्या करेक्ट आंसर है भाई? Yes, the correct answer is option A, that the state governors are basically instruments of the control of the center over the state. सेंटर स्टेट्स पे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उस चीज का इंस्ट्रूमेंट है गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। Now, the next question is, a person who is not a member of the parliament, if appointed a minister, shall become a member of either house of the parliament within how much amount of time? एक ऐसा पर्सन जो मिनिस्टर तो अपॉइंट हो गया, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो कितने टाइम में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना चाहिए? ए 6 months, बी 2 months, सी 9 months, या डी 1 year? Yes, the correct answer is option A, that is 6 months. So you can remain a minister in this country for a maximum period of 6 months without being the member of the house. तो आपको 6 महीने के अंदर ना मेंबर बनना पड़ता है, वरना आपकी मिनिस्टरशिप आपसे वापस ले ली जाती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 6 months। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय राज्यसभा is pending before a select committee of the Lok Sabha. Meanwhile, the Lok Sabha is dissolved. What happens to the bill? राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करके लोकसभा को भेजा, लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी में बिल पेंडिंग है, इसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो अब बिल का क्या होगा? द बिल लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, द बिल गोज बिफोर अ न्यू सिलेक्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय न्यू लोकसभा, सी द बिल इज रेफर्ड टू द अटॉर्नी जनरल बाय द न्यू लोकसभा, या डी द बिल कीप्स अलाइव डिस्पाइट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड टेक्स इट्स नॉर्मल कोर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिल लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, कोई भी पेंडिंग बिल जो लोकसभा में होता है, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कोई भी पेंडिंग बिल जो लोकसभा में है, वो चाहे राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया हो, चाहे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ हो, वो बिल लैप्स कर जाता है जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होती। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब the next question which we have is, according to the table of precedence published by the Union government, the Attorney General of India occupies which place? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कौन सी पोजीशन होती है? ए 10th, बी 11th, सी 6th, या डी 9th? हाँ जी, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस? तो अटॉर्नी जनरल की टेबल ऑफ प्रेसिडेंस पे ना पोजीशन 11th होती है, along with the कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ उनकी जो पोजीशन होती है ना, वो 11th होती है ऑन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ए इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नर, बी इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट असेंबली, सी इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर, और डी हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी भी राज्य में कितनी स्ट्रेंथ होगी? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई 40 सेकंड में? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आप कितनी स्ट्रेंथ रख सकते हो?
ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम आप कितनी स्ट्रेंथ रख सकते हो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, दैट हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मैक्सिमम 15% से ऊपर आप नहीं जा सकते ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, members of the Union Public Service Commission can function as members up to the age of A 60 years, B 58 years, C 62 years या D 65 years। क्या करेक्ट आंसर है भाई? यूपीएससी के मेंबर्स किस टाइम तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? The members of UPSC can function as a member till they attain 65 years of age। ठीक है। यूपीएससी के मेंबर्स की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स होती, 62 ईयर्स नहीं होती है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the chairman and the members of the State Public Service Commission are appointed by whom? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर या डी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। हे प्रभु, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट गवर्नर करेंगे। कुछ तो काम करने दो उन्हें, मतलब कुछ कर लें, राजभवन में रहते हैं, थोड़ा बहुत काम भी करेंगे भाई। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट्स है ना, मेंबर्स के या चेयरमैन के, वो गवर्नर करेंगे। जब आप सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करोगे तब वहां के अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now, the next question is, the functions of the Comptroller and Auditor General of India include auditing and reporting on the receipts and expenditure of what? A. Union government only, B. State government, C. Union and state governments, या D. Union and state governments and the companies substantially financed by both। क्या करेक्ट आंसर है भाई 45th का? हे प्रभु, the correct answer is option D. The correct answer is option D, that the functions of CAG by यूनियन के गवर्नमेंट्स को भी ऑडिट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करना है। ठीक है। और वो सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कंपनीज जिनको दोनों लोग सब्सटैंशियली फाइनेंस करते हैं उनका भी ऑडिट करना है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, the next question is, the term of Comptroller and Auditor General of India is how much? Comptroller and Auditor General of India का टेन्योर या टर्म कितने टाइम का होता है? A 6 years, B 65 years, C 6 years और 65 years of age, whichever is earlier, या D none of the above। What's the correct answer? CAG का टर्म या टेन्योर कितना होता है? So the correct answer is option C, that is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier। ठीक है। तो या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या वो 65 इयर्स के पहले पूरे हो जाए। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तुम पानी ढूंढने गई थी ना, इसलिए समय निकल गया, क्लास खत्म हो गई। 47th is the declaration which outlines the future program and policy of the political party issued on the eve of a general election is called as what? A. White paper, B. Manifesto, C. Yellow paper या D. Mandate। What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है 47th का? वो जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के पहले अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालती है ना, प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट निकालती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते। ओह, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। द क्वेश्चन इज, द jurisdiction of the finance commission does not extend to what?
फाइनेंस कमीशन का जुरिस्डिक्शन किस चीज तक एक्सटेंड नहीं करता है? ए, रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. B, recommendation of the allocation of the states to the states of the respective shares of such tax proceeds. C, recommendation of the allocation of funds among the various heads of expenditure in the union and state budgets. Yeah, D, recommendation of the principles which govern the grant in aids of the revenue of the state out of consolidated fund of India. इनमें से कौन सी चीज फाइनेंस कमीशन रिकमेंड नहीं करेगा? जल्दी बताइए. इनमें से कौन सी चीज फाइनेंस कमीशन रिकमेंड नहीं करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. भाई, यूनियन बजट और स्टेट बजट में आपको कितना पैसा कहां देना है वो सरकार की अपनी मर्जी है, वो उस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी मर्जी है. वहां फाइनेंस कमीशन बीच में नहीं आएगा. फाइनेंस कमीशन का बेसिकली काम है रेवेन्यू का डिवोल्यूशन करना, राइट, इन द फेडरल सिस्टम. हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किस तरीके से इस फेडरेशन की यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये काम है आपके फाइनेंस कमीशन का. तो बजट्स में कहां कितना पैसा लगाना है, किस एक्सपेंडिचर में कितना, मतलब किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर देना है, ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन रिकमेंड नहीं करेगा. ये फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर्टिकुलर स्टेट की या सेंटर की खुद डिसाइड करेगी. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first law officer of the government of India is whom? A, CGI, B, Law Minister, C, Attorney General, या D, Auditor General. Who is the first law officer of the government of India? Correct. The first law officer of the government of India is Attorney General. So the correct answer was option C. Chaliye. Let's look at the last question for the day. The last question for the day is the States Reorganization Act created dash states and dash union territories. State Reorganization Act of 1956, ठीक है, State Reorganization Act of 1956, इसने कंट्री को कितने स्टेट्स एंड कितनी यूटीज में डिवाइड किया था? तो इट बेसिकली क्रिएटेड 14 states and 6 union territories. So the correct answer was option B. Correct. Correct. ठीक है भाई. I'll just take 2 more minutes of yours, then I'll take your doubts. So अगर CLAT या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बैचेस की बात करें, so 11 अप्रैल को भाई टाइटन्स बैच लॉन्च हुआ था. आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. एंड एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड सॉमिल लाइव टू गेट एडिशनल डिस्काउंट एज वेल. उसके अलावा अगर बैचेस की बात करें हम, तो देयर इज अ लॉ प्रोस्पेक्ट्स बैच. 25 अप्रैल से ये बैच चल रहा है. इसमें एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड सॉमिल लाइव टू गेट एडिशनल डिस्काउंट. एंड द अदर बैच व्हिच इज देयर is Legal Mavericks 2.0 for CLAT, MHCET, ALET and other LLB exams. Here also to get the enrollment and additional discount, you can use the code SOMIL LIVE. ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर. हिमांशु, किसी भी बैच में एनरोल कर लो बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. वंस यू टेक प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ना, तो आप फिर उसके बाद किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है. अपेरेंटली ये कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है. नो मैटर हाउ मच यू रीड इट, apparently you will always feel that you knew better. ठीक है, चलो. सो वील एंड आवर सेशन अभी यहाँ पर. बाकी जो भी समस्याएं हैं, परसों भी हमारा एक लीगल का सेशन होगा 50 डेज चैलेंज में. तो अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो तो वंस द लाइव इज ओवर ना, तो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर देना. ठीक है, चलिए. सो आई टेक योर लीव. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंजॉय द डे. पढ़ाई वगैरह करते रहो. हम दोबारा मिलते हैं. ठीक है. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Bye bye. Bye, beta. Bye.